नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 हिंदी पाठों की श्रृंखला में अभिव्यक्ति माध्यम से जो कि लास्ट चैप्टर है कोश एक परिचय, जिसमें कि राजेश जोशी जी जो हिंदी कवि के थे, अदृश्य उनका कहना था कि अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी है कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जा सकती हैं या ले जाती हैं। तो कुछ पढ़ते समय इस पाठ में हम जानेंगे शब्दकोश, विश्वकोश और साहित्यकोश क्या होते हैं। कुछ पढ़ते समय जब हम किसी शब्द का अर्थ अथवा उसका संदर्भ अपने जहन में स्पष्ट नहीं होता, तब आप क्या करते हैं? जाहिर है कि आपके मन में फौरन शब्दकोश का ध्यान आता है। चंद्रिका भी आपकी तरह परेशान हुई। आइए जानें कि उसकी समस्या कैसे हल हुई। पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच अचानक एक कंकड़ी आ फंसी हो। सारा मजा किरकिरा हो रहा था। चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर में लेटी किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन अचानक वहां से वापस लौटना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए वह लता दीदी के कमरे में भागी, लेकिन वह भी कहीं बाहर गई हुई थी। चंद्रिका के लिए अब कोई चारा नहीं था। जिस उपन्यास के काल्पनिक जगत का वह आनंद ले रही थी, वह क्या था कि अब उसे आगे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उपन्यास पढ़ते पढ़ते खाने में कंकड़ी की तरह एक शब्द अचानक बीच में आकर उसके आनंद में खलल या बाधा डाल रहा था। शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था और बगैर अर्थ जाने वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। मानो कोई ब्रेक लग गया हो। अब क्या कहूँ? शब्द था विदग्ध। तो यह शब्द उसका मुंह चिढ़ा रहा था और यह पराजय भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं था कि विदग्ध का मतलब क्या है। तो अब वह आगे कैसे बढ़े? लेट लेट वह इसी शब्द के बारे में सोचने लगी और सोचते सोचते उसे ऐसा लगा जैसे सामने खिड़की से कोई छाया सी अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। अरे यह तो कोई परी है। चंद्रिका उसे देखकर चौंकी, थोड़ी घबराई भी, मगर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाल लिया और साहस बटोरकर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तो उसने कहा, मैं चंद्रिका हूँ, शब्दलोक से आई हूँ। मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है, घबराना मत। मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती। शब्द परी चंद्रिका हंसते हुए परिहास के स्वर में बोली, और हाँ, मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी, इसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। चंद्रिका ने शब्द परी से कहा, मगर तुम्हारे लोक के जो दूसरे निवासी हैं वे तो मुझे परेशान करते रहेंगे। शब्द परी बोली, मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा दूंगी, पर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तो चलो, मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ। मगर मैं चलूँगी कैसे? मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख है नहीं। चंद्रिका ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ। चलते हैं। चंद्रिका अपनी हम नाम शब्द परी के साथ फूलों के रथ पर कुछ समय तक उड़ती रही। अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा। नगर की विशेषता यह थी कि इसमें एक अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था और सारे भवन इस राजमार्ग के एक ही तरफ पंक्तिबद्ध रूप में निर्मित थे। राजमार्ग की दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है।
यह एक आदर्श लोकतंत्र है और यहाँ सभी शब्द समान हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, कहीं ऊंच नीच नहीं। यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की जरूरत भी नहीं होती। कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा? इस बात पर क्या कोई विवाद नहीं होता? चंद्रिका ने पूछा। शब्दोपरी बोली, हमने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं। हर शब्द अनुशासन का पक्का है। बिना किसी बल प्रयोग के वह अपनी जगह खुद लेता है। जब किसी नए शब्द को यहाँ की नागरिकता मिलती है तो हम भी यहाँ के नियमों के आधार पर ही इस राजमार्ग के किनारे अपनी जगह ले लेता है। यहाँ के भवन भी ऐसे हैं कि वे थोड़ा थोड़ा आगे खसक कर नए शब्द को उसका सही स्थान अपने आप दे देते हैं। चंद्रिका की अगली जिज्ञासा थी, नए शब्दों को अपने लोक की नागरिकता क्या आसानी से मिल जाती है? शब्दोपरी ने गर्व से कहा, नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं मगर वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारे समाज की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक हम अपने लोक में उसे प्रवेश की अनुमति नहीं देते। नागरिकता तो दूर की बात है, हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी होती है। रथ नीचे उतरा और शब्द लोक के प्रवेश द्वार से होता हुआ राजमार्ग पर धीरे धीरे चलने लगा। चंद्रिका ने पूछा, शब्दोपरी तुम्हारे लोक की आबादी क्या होगी? तो अभी तो हमारे लोक की आबादी लगभग 5 लाख है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। शब्दपरी ने आगे कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नगरों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है और फिर हर मकान को एक संख्या प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे लोक को भी पहले खंडों में बांटा गया है और फिर उस खंड में हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। चंद्रिका का अगला सवाल था, यहाँ खंडों का नामकरण कैसे करते हैं? वहाँ खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे गए हैं, जैसे क खंड, च खंड, प खंड। इन खंडों का क्रम भी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के ही अनुसार है। हाँ, दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। वे क्या हैं कि पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्णमाला आ से शुरू होती है, मगर इस लोक का पहला खंड अम खंड है। इसके बाद आखंड, उसके बाद आखंड, उसके बाद ई खंड इत्यादि वर्णमाला के क्रम से ही आते हैं। और दूसरा अंतर है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर छत्र ज्ञांस्वर वर्णमाला के अंत में आते हैं, लेकिन हमारे शब्द लोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ आते हैं। बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। चंद्रिका ने भोलेपन से कहा कि सब समझ जाओगे, बस इस राजमार्ग पर मेरे साथ आगे चलो। फूलों का रथ अब राजमार्ग पर चलने लगा। एक और प्रकृति का अच्छा सौंदर्य था तो दूसरी ओर शब्दों के भवन थे। पहला खंड खंड था, फिर अखंड, आखंड, ई खंड आदि एक एक करके आने लगे। स्वर वर्णों से नामित आखिरी खंड औखंड था और फिर व्यंजन वर्ण से नामित पहला खंड का खंड आ गया। इस प्रकार शब्दपरी बोली, कब व्यंजन वर्णों से नामित खंड शुरू हो रहे हैं। इन खंडों की खास बात यह है कि ये उपखंडों में विभाजित हैं। खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। चंद्रिका फिर बोल पड़ी, बात पूरी समझ में नहीं आई। शब्दपरी ने समझाया कि हमें व्यंजनों में आवश्यकता अनुसार मात्रा भी लगानी होती हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना होता है। जैसे अब क खंड की ही बात कर लो तो हम सबके सामने से अभी गुजर रहे हैं। देखो, पहला उपखंड का। इस उपखंड में का से शुरू होने वाले शब्दों के भवन है, जैसे कम, उसके बाद का, उसके बाद का, उपखंड इत्यादि एक एक करके आते हैं। तो इसी प्रकार से जो खंड हैं तो उनका जो क्रम है इस प्रकार से होता है। तो आखिर कई और को उपखंडों से गुजरते हुए रथ को क्या है, कऊ उपखंड तक पहुंचाया जाता है। अर्थात कम, कक्का किक्की को के कई को कऊ। तभी चंद्रिका के मन में एक सवाल उठा कि मेरी हमनाम जी, विभिन्न मात्राओं में नामित उपखंड तो नजर आए, मगर वे सारे शब्द इस लोक में कहाँ निवास करते हैं जहाँ दो व्यंजन मिलकर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। अभी हम क खंड का नज़ारा देख रहे हैं, मगर क्यारी, क्रंदन, कीड़ा इत्यादि शब्द तो नजर ही नहीं आए। शब्द बड़ी बोली, यह तुमने अच्छा सवाल उठाया। हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम हैं। अब का खंड की बात कर लो, कम उपखंड से चलते चलते हम क उपखंड तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद संयुक्त अक्षर का उपखंड शुरू होता है। शब्द परी ने सच ही कहा था कि क उपखंड के तुरंत बाद का उपखंड शुरू हो गया। जैसे क्या, क्यारी, क्यों जैसे शब्द आने लगे। अर्थात इस सब में जो ध्यान देने योग्य जो बात जो है कि शब्दकोश जो है शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषाभाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप, विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरी बात, हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अम से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने होते हैं। जैसे क, स अर्थात छ, ज, ञ जैसे ज्ञ, त और र जैसे त्र और स और रा जैसे सर। अर्थात जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वे सबसे अंत में आते हैं। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। स्वर रहित जो व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे रहते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा, अर्थात जो संयुक्त व्यंजन हो गया कऊ। क्या हो गया? कऊ। तो इस कऊ के बाद ही आधा का से बनने वाले जो वर्ण हैं वे आएंगे। इसके पहले क्या नहीं आएगा। क्या जो है इसके पहले नहीं आएगा, इसके बाद ही आएगा। वहीं बात करते हैं कि जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश, जिसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथ अन्य महत्वपूर्ण प्रकारों जो हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश।
साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियाँ संकलित होती हैं। वहीं चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संकलित जानकारियाँ होती हैं। जैसे संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारी का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। आइए चलते हैं उसी कहानी पर, जो कि चंद्रिका की कहानी चल रही थी। तो शब्दों पर ही बोल पड़ी कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया कि क्ष और त्र और स्र जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथमाक्षर के साथ आते हैं। चंद्रिका ने याद करते हुए कहा, हाँ, आपको और आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। शब्दों पर ही समझाने की मुद्रा में बोली, देखो अब छ ये वाला वर्ण जो है, छ ये वाला वर्ण जो है, तो इसका ही उदाहरण ले लो कि यह जो बनता है का प्लस सा से बनकर बनता है, तो इसके योग से बना हुआ है। तो ये संयुक्त अक्षर है। तो इस संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर यानी का है। अतः यह क्या है? का। अतः यह इसी उपखंड में आगे जाकर है। रथ की यात्रा जारी थी। चंद्रिका ने ध्यान दिया कि का प्रथम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक एक करके सामने से गुजर रहे थे। क्रम वर्णमाला का ही था। हाँ, वे दो नियम भी लागू हो रहे थे जो शब्दोपरी ने शुरू में बताए थे। का और या ये मिलकर बने संयुक्त अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों का और रा से बने संयुक्त अक्षर क्रय से शुरू होने वाले शब्दों के भवन आए। जैसे क्रंदन, क्रंदित के बाद क्रय का नंबर आया। क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्दों के भवन आए। फिर क्रा, क्री इत्यादि से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते गए। तो क्रय के बाद क्ल और क्व से शुरू होने वाले शब्द आए। क्रय के बाद क्या आया? क्ल और क्व, उससे शुरू होने वाले। फिर शुरू हुआ क्ष से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवनों का सिलसिला। तो यह इस लोक के नियमों के अनुसार ही था, क्योंकि छ संयुक्त अक्षर का और सा से मिलकर बना, अतः से का व बा से मिलकर बने क्व संयुक्त अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ही आना चाहिए था। चंद्रिका खुश होकर बोली, बात मेरी समझ में आ गई। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि त्रय संयुक्त अक्षर ता और रा से मिलकर बना होता है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के भवन खंड में नियमानुसार निर्धारित स्थलों पर आएंगे। शब्द भी प्रसन्न भाव से मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल ठीक। ज्ञा संयुक्त अक्षर ज और ज वर्णों के संयोग से बना है, अतः इससे प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन ज खंड में अपने निर्धारित स्थानों पर आएंगे। अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के निवास स्थल स खंड में होंगे। रथ चलता जा रहा था, थोड़ी देर में च खंड आ गया। इस श्लोक के नियमों के हिसाब से पहले च खंड उपखंड आया। चंद्रिका खुशी से चिल्ला पड़ी। शब्दों पर बोली, लो तुम्हारा उपखंड तो आ गया, हमारा घर तो इसी उपखंड में होगा। बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर में इस राजमार्ग के किनारे मेरा घर आने वाला है। च उपखंड में निवास करने वाले शब्दों के भवन एक एक करके आते जा रहे थे। पहले उन शब्दों के भवन थे जिनका दूसरा वर्ण क से शुरू होता था। यानी यहाँ भी नियम वही था जो पहले वर्ण के लिए था। धीरे धीरे उन शब्दों के भवन आए जिनका दूसरा वर्ण द था। चंदन, चंदेल,
इत्यादि शब्दों के बाद दारा के संयुक्त अक्षर दरा का नंबर आया। इस क्रम में पहला शब्द चंद्र था। फिर नियमानुसार इन शब्दों के भवन आए जिनका दूसरा वर्ण द्रा था। जैसे चंद्रा, चंद्रायण इत्यादि शब्दों के बाद द्रि की बारी आते ही नियमानुसार पहले चंद्र का अंबुज और फिर चंद्रिका का भवन आ गया। भवन के बाहर चंद्रिका की पट्टी को देखकर चंद्रिका का खुशी से उछलना स्वाभाविक था। रथ अब तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी देर में वह खंड आ गया और इस खंड के उपखंड एक एक कर गुजरने लगे। वे उपखंड के आते ही चंद्रिका का उतावलापन बढ़ने लगा। इस लोक के नियमों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार थोड़ी देर में विदग्ध शब्द का भवन भी आ गया। शब्दपरी ने रथ रोका। दोनों रथ से उतरकर भवन के दरवाजे पर पहुंचे। वहां विदग्ध की पट्टिका लगी थी। इस पट्टिका के नीचे संगमरमर की एक और पट्टिका थी, बड़ी पट्टिका थी। जिज्ञासावश चंद्रिका पट्टिका के सामने रुक गई और लिखी इबारत को पढ़ने लगी। विदग्ध नागर तो निपुण, पंडित, रसिक, रसज्ञ, जला हुआ, जठराग्नि से पका हुआ, पचा हुआ, नष्ट, गला हुआ, जो जलाया पचा न हो, सुंदर, भद्रतम, चतुर, धूर्त आदमी, रसिक, एक घास। सब बोले इस लोक में हर भवन के बाहर यह संगमरमर की पट्टिका होती है जिस पर शब्द का परिचय होता है। यह जरूरी है कि शब्द से पहले मित्रता करने के पहले तुम उसके बारे में पहले से ही जान लो। चंद्रिका ने कहा, शब्दपरी तुमने शब्द के अर्थ को लेकर तो मेरी समस्या ही सुलझा दी। मैं देख रही हूँ कि विदग्ध शब्द के कई अर्थ दिए हुए हैं। किसी लेखन में जहाँ जैसा संदर्भ होगा वहाँ वैसा ही अर्थ लागू हुआ, मगर एक बात समझ में नहीं आई। वह क्या? संगमरमर की पट्टिका पर कुछ संकेताक्षर भी लिखे हैं। उनके अर्थ क्या है? शब्दों पर बोली वी का अर्थ विदग्ध एक विशेषण है। वो इससे अभिप्राय है पुल्लिंग है। वहीं सम से मतलब निकलता है कि विदग्ध संस्कृत का शब्द है। चंद्रिका विदग्ध के बारे में पूरी तरह से जान चुकी थी और उससे मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी। शब्दपरी ने द्वार की घंटी बजाई। दरवाजा खुलने पर एक सुदर्शन व्यक्ति सामने दिखाई पड़ा और यही विदग्ध था। अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए वह उन्हें अंदर ले आया। विदग्ध, यह पृथ्वी की मेरी हमनाम चंद्रिका है। तुमने इसे बहुत परेशान किया, शब्दपरी बोली। विदग्ध ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर इस बहाने इन्होंने हमारे लोक को तो देख लिया। चंद्रिका बोली, नहीं, कोई बात नहीं, सच कहूँ तो वह परेशानी ही वरदान साबित हुई। विदग्ध ने कहा, आगे आपको हमारे किसी भी साथी से कोई परेशानी नहीं होगी। विदग्ध ने एक मोटी पुस्तक निकाली और चंद्रिका को देते हुए बोला, आप इसे मेरी तरफ से उपहार के रूप में रख लीजिए। यह श्लोक की निर्देशिका है, इसे शब्दकोश कहते हैं। चंद्रिका ने इस पुस्तक के पन्ने पलटे। शब्दकोश के 2 पृष्ठों पर एक संकेत सूची थी। इसमें संगमरमर पट्टिका पर प्रयुक्त होने वाले संकेतों के अर्थ दिए गए थे, जैसे पो, स्त्री, स्त्रीलिंग इत्यादि, पुल्लिंग इत्यादि, जो कि इस प्रकार थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चिन्ह संकेत सूची है वो किस प्रकार से यूज होते हैं, जो कि इस प्रकार का जो संकेत दिया हुआ है वह पद में प्रयुक्त होता है। प्लस का जो साइन होता है स्थानिक के रूप में प्रयुक्त होता है। वहीं ज्यों का ज्योतिष, ता का तंत्र शास्त्र, आ का अव्यय, ती का तिब्बती, आ का अरबी, तिर का तिरस्कार सूचक, वहीं कर्मक क्रिया यहीं तुर्की,
ये अप्रचलित है। दीनदयाल गिरी, अमरबेल, वृंदावनलाल वर्मा। देखिए अल्पसूचक, लघुसूचक, नागरीदास, अहिल्या, वृंदावनलाल वर्मा। ना से नाटक, आ से आधुनिक, न्या से न्याय और आयु से आयुर्वेद। वहीं पा से पद्मावत, जयसीकृत, ई से इत्यादि, पह से पहलवी, ई से इब्रानी, पा से पाली, ऊ से उदाहरण, पारांसरस, पाराशर संहिता, उपसर्ग से उपसर्ग, पू से पुल्लिंग, उपन से उपनिषद, पू से पुराण, कवि को से कविता कौमुदी। हमने इस्तेफा की। वहीं पुर्त से पुर्तगाल, का से कानून, प्र से प्रत्यय, काम से कामंदकीय या काम शास्त्र, प्रा से प्राचीन, प्रा से प्राचीन, कऊ से कौटिल्य, फा से फारसी, क्वा से क्वचित, फ्रै से फ्रेंच, गा से गणित, बा से बंगाली, गी से गीता, बा से बर्मी। गीता से गीतावली तुलसीकृत, बहु से बहुवचन, गुलाम से गुलाबरायकृत, बी से बिहारी रत्नाकर, ग्राम से ग्राम गीत, हमने इस्तेफा की। वहीं बी से बीसल देवरासो, आ से ग्राम में, ग्रा से ग्राम में, बुंदेल से बुंदेलखंडी बोली। वहीं घन से घन आनंद ग्रंथावली। वहीं व्रत संहिता से व्रत संहिता। वहीं चंदायन से चंदा, चंदा से चंदायन, बो से बोल या बोलचाल, चे से चित्रकारी, बो से बौद्ध साहित्य या बौद्ध, छत्तीस से छत्तीसगढ़ी बोली, भाग से भागवत, छत्र से छत्र प्रकाश, भागवी से भाव विलास देवकृत, जैसे जर्मन, भू से भूषण ग्रंथावली, जिंदगी से जिंदगी मुस्काई, काहियाल प्रभाकर, भूखे से भूतकालिक क्रिया, जैसे जैन साहित्य, मत से मतराम, जैसे जामती और मनु से मनुस्मृति। इसी प्रकार की उसने क्या एक डिक्शनरी दी और एक उत्तरण। इस प्रकार से क्या उसने अनेक जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनका किस प्रकार से यूज होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द को लेते हैं, या उत्तर दिनांकित, ये जो शब्द हैं आदि। जैसे अनादेश, ये पुल्लिंग शब्द है। तो पोस्ट डेटेड चेक, वह गणादेश जिस पर बाद की तिथि डाली गई हो उसको क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। वह होता क्या है कि वह है धनादेश जिस पर बाद की तिथि या दिनांक डाल दी गई हो, अतः जिसका भुगतान तुरंत न होकर उक्त तिथि को ही या उसके बाद संभव हो सके तो उसे कहते हैं उत्तर दिनांकित। वहीं बाता जो कि तृतीया या दायक, जो कि जवाब देने वाला या जिम्मेदार कहलाता है। तो इसी प्रकार से दायित्व जैसे जवाबदेही, जिम्मेदारी, वहीं जवाब देने वाला जिम्मेदार, भाई, दाई जिसको बोलते हैं। और जिस प्रकार देख सकते हैं आपको अब अच्छी प्रकार से दिख रहे होंगे ऐसे शब्द, जैसे पक्ष में बाद या पैसा का जवाब, सिद्धांत पक्ष, पट, दुपट्टा, चादर, वहीं पथ, उत्तर का रास्ता, दिव्यांग। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जो हैं आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, जो कि आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं इसका, और इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट
तो इसके बाद अ आ इत्यादि हर खंड में निवास करने वाले शब्दों की सूची थी। इन शब्दों को इस पुस्तक में ठीक उसी प्रकार सजाया गया था जैसे राजमार्ग के किनारे भवनों को क्रमवार निर्मित किया गया था। वही वर्णमाला क्रम में और वे ही दोनों महत्वपूर्ण नियम। लेकिन चंद्रिका ने एक और बात देखी कि इस पुस्तक के हर पृष्ठ के शीर्ष पर 2 शब्दों का जोड़ा दिया हुआ था, जैसे उत्तरण और उत्थान, जड़ और धन आदि। इसका क्या उद्देश्य है? चंद्रिका ने पूछा। वो दग्ध बोला कि यह हमारे साथियों की तलाश को आसान बनाता है। हर पृष्ठ के ऊपर दिए गए शब्द युग्म का पहला शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है। दूसरा शब्द पृष्ठ के आखिरी शब्द को दर्शाता है। इस प्रकार पूरे पृष्ठ पर किसी शब्द को तलाशने की जरूरत नहीं होती। शब्द युग्म को देखकर ही पता चल जाता है कि इस पृष्ठ पर इच्छित शब्द का होना संभव है या नहीं। दग्ध को चंद्रिका ने धन्यवाद दिया और फिर दोनों बाहर निकले। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं, शब्दपरी ने कहा। फूलों का रथ एक बार फिर हवा में उड़ रहा था। वापसी यात्रा के दौरान चंद्रिका ने देखा कि रथ किसी और लोक के ऊपर से गुजर रहा था। यह कौन सा लोक है? तो जैसे हमारा शब्द लोक है वैसे ही इस लोक को विश्व ज्ञान लोक कहते हैं। हाँ, यहाँ भी वैसा ही राजमार्ग है और वैसे ही मार्ग के एक तरफ भवन बने हुए हैं। चंद्रिका ने कहा। शब्दपरी बोली, विश्व ज्ञान लोक में भी भवनों को उसी प्रकार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है जिस प्रकार हमारे शब्द लोक में। अंतर यह है कि हमारे यहाँ शब्द निवास करते हैं और इस लोक में जानकारियों का निवास है। क्या मतलब यह है कि तुम्हें मानव ज्ञान से संबंधित जो भी सूचना या जानकारी चाहिए वह इस लोक के निवासियों से मिल जाएगी। शब्दपरी आगे बोली, इस लोक के निर्देशिका विश्व ज्ञान कोश के नाम से जानी जाती है। चंद्रिका यह जानकर बड़ी खुश हुई। जब उसे किसी विषय पर संक्षिप्त जानकारी की जरूरत होगी तो उसे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही स्थान पर उसे हर विषय की संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी। रथ अब किसी लोक के ऊपर से उड़ रहा था। शब्दपरी बोली, यह चरित्र लोक है। यहाँ भी जानकारियाँ ही निवास करती हैं। अंतर यह है कि ये जानकारियाँ विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियों तक ही सीमित रहती हैं। जानकारियों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का नियम भी हमारी तरह ही है। यानी जब भी मुझे किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति के बारे में जानना होगा तो मेरी मदद इस लोक के निवासी करेंगे। हाँ चंद्रिका, यह भी जान लो कि यह निर्देशिका को व्यक्ति कोश या चरित्र कोश भी कहते हैं। थोड़ी देर में एक और लोक आया। शब्दपरी में बताया कि यह साहित्य लोक। यहाँ साहित्य से संबंधित विषय की जानकारियाँ मिलती हैं जो कि साहित्य कोश कही जाती हैं। मैं समझती हूँ कि जानकारी के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण का नियम इस लोक में वही होगा। हाँ चंद्रिका, बिल्कुल ठीक। शब्दपरी बोली कि रथ अब पृथ्वी के निकट पहुंच रहा था। थोड़ी देर में चंद्रिका का घर आ गया। चंद्रिका को वापस छोड़ने के बाद शब्दपरी फिर छाया में बदल गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। चंद्रिका की अचानक आँख खुली तो क्या सब कुछ सपना था? मगर सामने तो वही पुस्तक रखी थी। अगर सब कुछ सपना था तो यह पुस्तक आई कहाँ से? इसका रहस्य भी खुल गया। लता दीदी कमरे में आई। तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें उपहार देने का वादा किया था। तुम्हारा उपहार सामने है। पढ़ने में तुम्हारी अभिरुचि को देखते हुए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए शब्दकोश से बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता। धन्यवाद दीदी, तुमने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। फिर वह लता दीदी से लिपट गई। तो आई होप दोस्तों आपको ये पाठ हैं जो हैं समझ में आए होंगे। जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश करें। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को हो सके तो लाइक करें। धन्यवाद।